Hello students, welcome to the English class of 12th standard। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 6 का रीड 1, जिसका टाइटल है स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर, अर्थात वॉर माना युद्ध के विरोध में प्रहार करो। ये एक स्पीच फॉर्म में है जो कि हेलन केलर ने कार्नेगी हॉल में, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में आया हुआ है, जनवरी 5, 1916, 5 जनवरी 1916 के दिन हेलन केलर द्वारा कार्नेगी हॉल में दी गई स्पीच है। और ये कार्नेगी हॉल न्यूयॉर्क सिटी में आया हुआ है। ये पूरा लेसन स्पीच फॉर्म में है। अभी आप जैसे असाइनमेंट नोटबुक में जो लेखन कार्य कर रहे हैं उसमें स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आप लोग सीख रहे हैं, तो ये भी उसी स्पीच फॉर्म में है कि कैसे भाषण दिया जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ये लेसन। टू बिगिन विथ, आई हैव अ वर्ड टू से टू माई गुड फ्रेंड्स द एडिटर्स एंड अदर्स हु आर मूव्ड टू पिटी मी। शुरुआत करते हुए मैं मेरे मित्रों, संपादकों और अन्यों पर जो कि मेरे पर दया खाने लगे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी। Some people are grieved because they imagine I am in the hands of unprincipled persons who persuade me to adopt unpopular causes and make me the mouthpiece of their propaganda। कुछ लोगों को ये दुख है क्योंकि वो ये कल्पना करते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं सिद्धांत रहित या सिद्धांत विहीन लोगों के हाथ में हूँ और जो कि मेरे को बिन प्रचलित कारण स्वीकार करने के लिए मुझे समझा रहे हैं, अर्थात मेरे को अपना प्रचार करवाने के लिए मेरे को अपना माउथ पीस बनाना चाहते हैं। Now let it be understood once and for all that I do not want their pity। Now let it be understood, तो अब सबको ये समझना है एक बार, and for all that I do, और ये भी कि मुझे उनकी दया या मुझे उनके तरस की ज़रूरत नहीं है। I would not change places with one of them। मैं उनमें से किसी का भी स्थान ग्रहण करना नहीं चाहती। I know what I am talking about। मैं खुद जानती हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ। My sources of information are as good and reliable as anyone else's। इसका मतलब है मेरे जो जानकारी के स्रोत हैं, अर्थात मैंने जहाँ से जानकारी इकट्ठी की है, वो उतने ही अच्छे और उतने ही विश्वसनीय हैं जितने किसी और के नहीं हो सकते। एज एनीबडी एल्सेस माना उनसे ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा विश्वसनीय और ज़्यादा मेहनत करके मैंने जानकारी हासिल की है। आई हैव पेपर्स एंड मैगजीन्स फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया दैट आई कैन रीड माई सेल्फ। मेरे पास न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स आती हैं, कहाँ से? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अलग अलग कंट्रीज से मेरे पास मैगज़ीन्स और पेपर्स आते हैं जिनको मैं खुद पढ़ सकती हूँ। नॉट ऑल द एडिटर्स आई हैव मेट कैन डू दैट। और मैं ये समझ रही हूँ कि जिन एडिटर्स से, जिन संपादकों से मैं मिली हूँ, वो ये सब नहीं कर सकते। Quite a number of them have to take their French and German second hand। उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि फ्रेंच और जर्मन जो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स हैं वो यूज़ की हुई, अर्थात पुरानी पत्रिकाएं और पुराने न्यूज़पेपर्स में से वो जानकारी हासिल करते हैं। मतलब यूज़ की हुई माना सेकेंड हैंड, उनके पास सेकेंड हैंड न्यूज़ आती है। नो आई विल नॉट डेप्रिशिएट द एडिटर्स। और नहीं, मैं उनके उत्साह को भी घटाना नहीं चाहती। डेप्रिशिएट माना उत्साह को कम करना, मतलब मैं उनकी बुराई भी नहीं कर रही हूँ, मैं उनके उत्साह को भी नहीं घटा रही हूँ। दे आर एन ओवरवर्क्ड मिसअंडरस्टूड क्लास। इसका मतलब है
कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवर्कड बना, उनके ऊपर काम का बहुत लोड है और वो गैर समझ वर्ग है, मतलब क्लास का मतलब वर्ग है। लेट देम रिमेंबर दो दैट इफ आई कैन नॉट सी द फायर एट द एंड ऑफ देयर सिगरेट्स नाइदर कैन दे थ्रेड अ नीडल इन द डार्क। उनको ये याद रखना चाहिए कि यद्यपि दैट इफ आई कैन नॉट सी द फायर, कि अगर मैं उनके जलते हुए सिगरेट के एंड पर आग नहीं देख सकती, नाइदर कैन दे थ्रेड अ नीडल इन द डार्क, तो वो भी अंधेरे में सुई में धागा नहीं डाल सकते। इसका मतलब अगर वो हमारे में, हम उनके स्पेशलाइजेशन, मतलब उनको उनके काम में जो विशेषताएं हैं, अगर हम उनकी काम की विशेषताओं को नहीं देख सकते तो वो भी हमारी काम को अच्छे से नहीं पहचान सकते। ऑल आई आस्क जेंटलमैन इज अ फेयर फील्ड एंड नो फेवर, अर्थात मैं तो सिर्फ यही चाहूँगी कि फेयर फील्ड माना सबके साथ इस क्षेत्र में न्याय हो और किसी के साथ पक्षपात न हो। आई हैव एंटर्ड द फाइट अगेंस्ट preparedness and against the economic system under which we live। मैंने तो उस लड़त में प्रवेश कर लिया है, फाइट माना एक तरह से एक युद्ध में मैंने प्रवेश कर लिया है, और अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस एंड अगेंस्ट द इकोनॉमिक सिस्टम, और एक युद्ध के लिए जो तैयारी चल रही है और जो अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम है, अर्थव्यवस्था का जो तंत्र है, उसके जिसके अधीन हम रह रहे हैं, उसके विरुद्ध में मैंने लड़ाई या युद्ध करने के लिए प्रवेश कर लिया है। इट इज़ टू बी अ फाइट टू द फिनिश, और मैं उस युद्ध को, उस लड़ाई को अंत तक लड़ना चाहूँगी। एंड आई आस्क नो क्वार्टर, अर्थात इसमें मैं कोई छूट छाट नहीं देना चाहती। All the machinery of the system has been set in motion। इसका मतलब है संपूर्ण जो व्यवस्था तंत्र है वो पूरा कार्यरत हो चुका है, अर्थात उसमें उसका काम करने का जो तरीका है, सेट इन मोशन, मोशन माना गति में आ चुका है। Above the complaint and din of the protest from the workers is heard the voice of authority। कर्मचारियों के विरोध का जो सुर और जो फरियादों के ऊपर उठकर सत्ताधारियों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। सत्ताधारियों की का मतलब, अथॉरिटी का मतलब जो सत्ता में है, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या? फ्रेंड्स, इट सेज फेलो वर्कमैन, पैट्रियट्स, आवर कंट्री इज इन डेंजर। वो कह रहे हैं, सत्ताधारी कह रहे हैं, मित्रों, साथी कर्मचारियों, देशभक्तों, आपका जो देश है वो खतरे में है। योर कंट्री इज इन डेंजर का मतलब आपका देश खतरे में है। और देयर आर फोर्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ अस, हमारे चारों तरफ क्या है? दुश्मन। फो का मतलब होता है एनिमी, हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। और देयर इज नथिंग बिटवीन अस एंड आवर एनिमीज एक्सेप्ट द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, हमारे और हमारे दुश्मनों के बीच में और कुछ नहीं है, केवल सिर्फ क्या है? पैसिफिक समुद्र और कौन सा? अटलांटिक समुद्र ही है। लुक एट व्हाट हैज़ हैपेंड टू बेल्जियम, देखो बेल्जियम की तरफ, उसके साथ क्या हुआ। कंसीडर द फेट ऑफ सर्बिया, और सर्बिया का भाग्य भी देखो कि उसके साथ भी क्या हुआ। विल यू मर्मर अबाउट लो वेजेस व्हेन योर कंट्री, योर वेरी लिबर्टीज आर इन डेंजर, क्या आप उस समय में भी क्या करोगे? मतलब बड़बड़ करोगे या धीरे धीरे बुदबुदाओगे अपनी कम सैलरी के बारे में, जब आपका देश खतरे में हो या आपकी सारी खुद की स्वतंत्रताएं भी खतरे में हो। ऐसे समय में क्या आप कम वेतन के लिए
बुदबुदाओगे। What are the miseries you endure compared to the humiliation of having a victorious German army sail up the East River? जर्मन आर्मी का जो अपमान हुआ और उन्होंने जो मिजरीज अर्थात जो दुख झेले, उनसे अगर आप ईस्ट रिवर को, उन जर्मन सेना ने ईस्ट रिवर को पार करने के लिए जो अपमान सहन किया और उन्होंने जो कष्ट सहे, उनके सामने आपके कष्ट तो कुछ भी नहीं है। क्विट योर ग्रम्बलिंग, गेट बिजी एंड प्रिपेयर टू डिफेंड योर फायर साइट्स एंड योर फ्लैग। क्विट योर ग्रम्बलिंग, आप जो ग्रम्बल कर रहे हो मतलब बुदबुदा रहे हो, उसको छोड़कर व्यस्त हो जाओ और आप अपने फायर साइट्स, आपके चारों तरफ जो दुश्मनों की आग जल रही है उसको बचाने के लिए, मतलब उसको बुझाने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए और अपने देश के क्या झंडे को बचाने के लिए, झंडा जो है देश की क्या होता है, शान, तो उस झंडे को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट एन आर्मी, गेट एन नेवी, बी रेडी टू मीट द इन्वेडर्स लाइक द लॉयल हार्टेड फ्री मैन यू आर। गेट एन आर्मी मतलब सेना को तैयार कर लो, नेवी माना जल सेना को तैयार कर लो, और बी रेडी टू मीट द इन्वेडर्स, और आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाओ। लाइक द लॉयल हार्टेड, लॉयल हार्टेड माना एक वफादार इंसान की तरह, आप आज़ाद व्यक्ति हो, आपके ऊपर कोई वो नहीं है, बंधन नहीं है, तो आप आज़ाद व्यक्ति हो, वफादार हृदय वाले हो, तो आप अपने देश को बचाने के लिए दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। विल द वर्कर्स वॉक इनटू दिस ट्रैप, क्या कर्मचारी इस जाल में फंस जाएंगे। विल दे बी फूल्ड अगेन, क्या वो उनको फिर से मूर्ख बनाया जाएगा, फिर से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। आई एम अफ्रेड सो, मुझे इस बात का डर है। ये कौन कह रही है मुझे इस बात का डर है? हेलन केलर। कि बेचारे कर्मचारियों को, सेना के लोगों को, मजदूरों को, जो सत्ताधारी हैं, जिनके पास सत्ता है देश की, वो उनको क्या करते हैं, बार बार जाल में फंसाते हैं और उनको मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। द पीपल हैव ऑलवेज बीन ससेप्टिबल टू ओरेटरी ऑफ दिस सोर्ट, और ये लोग जो हैं इस प्रकार के भाषणबाजी, ओरेटरी का मतलब होता है भाषणबाजी, इस तरह की भाषणबाजी में जल्दी फंस जाते हैं, आ जाते हैं। द वर्कर्स नो दे हैव नो एनिमीज एक्सेप्ट देयर मास्टर्स, वर्कर्स जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वो ये बात जानते हैं कि उनके मालिक ही उनके दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि उनके मालिक ही उनको तैयार कर रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, सेना में आगे जाने के लिए, तो मतलब उनको उनकी जान की परवाह नहीं है। जो मालिक हैं वो ही उनको प्रेरित कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो उनको भी पता है कि उनके मालिक ही उनके दुश्मन हैं। दे नो दैट देयर सिटीजनशिप पेपर्स आर नो वारंट, वो जानते हैं कि उनकी नागरिकता के जो कागज़ हैं, मतलब उनको उस देश की नागरिकता मिली हुई है, तो उस देश की नागरिकता के जो पेपर्स हैं वो कोई वारंटी नहीं है फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर वाइव्स, अर्थात वो जब युद्ध के लिए तैयार होके जाते हैं तो पीछे उनकी पत्नियां, उनके बच्चे जब घर में होते हैं तो उनकी सुरक्षा के वो कागज़ नहीं हैं। They know that honest sweat, persistent toil and years of struggle bring them nothing on to, वो जानते हैं कि ईमानदारी के साथ किया गया संघर्ष, पसीना बहाना, सतत परिश्रम, persistent का मतलब लगातार, toil का मतलब परिश्रम, तो सतत या लगातार किया हुआ परिश्रम जो है, वर्षों का जो संघर्ष है, वो उन्हें कुछ नहीं प्रदान करता। वर्थ फाइटिंग फॉर मतलब देश के लिए लड़ने पर भी उनका पसीना बहाना, मर जाना उनको कुछ प्रदान नहीं करता, उसमें उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, ना उनके बच्चों की, ना उनके पत्नियों की, ना उनके परिवारों की। येट डीप डाउन इन देयर फुलिश हार्ट्स दे बिलीव दे अ कंट्री, ओ ब्लाइंड वैनिटी ऑफ स्लेव्स,
येट डीप डाउन इन देयर फुलिश हार्ट्स, उसके बाद भी उनके हृदय जो हैं वो इतने मूर्ख हैं कि वो अपने देश को ही सब कुछ समझते हैं। दे बिलीव दे अ कंट्री, अर्थात वो इस देश का हिस्सा हैं और ये देश उनका है और उसकी रक्षा करना उनका फ़र्ज़ है। वो कर्मचारी ऐसा ही मानते हैं। ओ ब्लाइंड वैनिटी ऑफ स्लेव्स, ये जो गुलाम हैं देश के, उनका देखो कैसा मिथ्याभिमान है, अर्थात देश के प्रति उनका कैसा अभिमान है कि वो अपने देश को सबसे ऊंचा मानते हैं और अपने परिवारों की भी परवाह नहीं करते। द क्लेवर वंस अप इन द हाई प्लेसेस नो हाउ चाइल्डिश एंड सिली द वर्कर्स आर। सॉरी, द क्लेवर वंस, जो चालाक लोग हैं, जो तेज लोग हैं, जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं, हाई प्लेसेस का मतलब ऊंचे पदों पर आसीन जो हैं, वो ये बात जानते हैं कि कर्मचारियों में कितना बचपना है, मतलब किसी बच्चे को बहलाना फुसलाना कितना आसान होता है। तो ऊंचे पदों पर जो चालाक लोग हैं वो ये जानते हैं कि इन कर्मचारियों को तो बहलाना फुसलाना क्या है, आसान है, इसीलिए उनको क्या बोला है, चाइल्डिश। एंड सिली द वर्कर्स आर, सिली का मतलब बेवकूफ़, और ये कितने बेवकूफ़ हैं वर्कर्स जो, दे नो दैट इफ़ द गवर्नमेंट ड्रेसेस देम अप इन खाकी एंड गिव्स देम ए राइफल एंड स्टार्ट them off with a band and waving banners, they will go forth to fight valiantly for their own enemies. वो ये चालाक लोग जो हैं, ऊंचे पदों पर आसीन लोग, ये जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट उनको खाकी ड्रेस दे देगी, पहना देगी, उनके हाथ में बंदूक दे देगी, एंड स्टार्ट देम ऑफ, और उनको स्टार्ट करने के लिए कहेगी, विद अ बैंड, बैंड मना एक साथ समूह में, झुंड में जब वो जाएंगे और झंडे को लहराते हुए जब वो आगे बढ़ेंगे, तो दे विल गो फोर्थ टू फाइट वॉलियंटली, वो साहस पूर्वक अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। दे आर टॉट दैट ब्रेव मैन डाई फॉर देयर कंट्रीज ऑनर, उनको यही सिखाया जाता है, किसको, कर्मचारियों को, सेना के लोगों को, उनको यही सिखाया जाता है कि बहादुर लोग जो हैं वो देश के सम्मान के लिए मर मिटते हैं, अर्थात अपने जीवन का भी वो बलिदान कर देते हैं। वॉट प्राइस टू पे फॉर अ वैग आइडिया द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ यंग मैन, अदर मिलियंस क्रिपल्ड एंड ब्लाइंडेड फॉर लाइफ। वॉट प्राइस टू पे फॉर अ आइडिया द लाइव्स ऑफ मिलियंस, उनको एक ऐसे अस्पष्ट विचार के लिए, अर्थात जिस विचार को वो समझ भी नहीं पाते, उसके लिए उनको क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इसका मतलब बहुत सारे लाखों लोगों को युद्ध में जब जाते हैं वो तैयार होकर, तो युद्ध में आपको पता है इतना खून खराबा होता है कि कुछ लोग विकलांग हो जाते हैं, कुछ अंधे हो जाते हैं, कुछ अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, और कितने लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। मेड हॉरिबल फॉर स्टिल मोर मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, और लाखों लोग, लाखों इंसान मारे भी जाते हैं। द अचीवमेंट एंड लेजेसी ऑफ जनरेशन स्वेप्ट अवे इन अ मोमेंट, अर्थात जो द अचीवमेंट, जो सिद्धि हासिल वो करते हैं, या जो पीढ़ियों की विरासत होती है, जनरेशन माना पीढ़ियाँ, लेजेसी का मतलब विरासत, वो एक क्षण में, स्वेप्ट अवे इन अ मोमेंट, अर्थात एक क्षण में ही वो धुल जाती है, बह जाती है। एंड नोबडी बेटर ऑफ फॉर ऑल द मिजरी, और इतने सब कष्ट और इतने सब दुखों के लिए, दुख होने के बाद भी कुछ अच्छा, उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। दिस टेरिबल सेक्रीफाइस वुड बी कॉम्प्रीहेंसिबल इफ द थिंग यू डाई फॉर एंड कॉल कंट्री फेड, क्लोथ, हाउस्ड एंड वार्म्ड यू, एजुकेटेड एंड चेरिश्ड योर चिल्ड्रन। दिस टेरिबल सेक्रीफाइस, अर्थात इतना बड़ा, इतना भयंकर बलिदान कोई अगर करे, तो वुड बी कॉम्प्रीहेंसिबल, ये
इतना समझदारी भरा होना चाहिए। इफ़ द थिंग यू डाई, अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हो कि आप देश के लिए मर रहे हो, तो एंड कॉल कंट्री फेड, तो देश आपके लिए क्या कर रहा है, सिर्फ आपको खाना खिला रहा है, आपको कपड़े दे रहा है, आपको घर दे रहा है और आपका पालन पोषण कर रहा है और आपके बच्चों को पढ़ा रहा है और प्रोत्साहित, चेरिश योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है या प्रोत्साहित कर रहा है। बस देश आपको इतना ही दे रहा है। आई थिंक द वर्कर्स आर द मोस्ट अनसेल्फिश ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मैन। आई थिंक मतलब हेलन केलर कह रही है कि मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा सोचना है कि द वर्कर्स आर द मोस्ट अनसेल्फिश, मतलब जो कर्मचारी हैं वो सबसे निस्वार्थ इंसान के बच्चे हैं। इंसान के बच्चे माना वो एक ऐसे इंसान पैदा हुए हैं कि सबसे ज़्यादा वो निस्वार्थ हैं। दे टॉयल एंड लिव एंड डाई, उनका जन्म ही होता है तब से वो परिश्रम करना शुरू करते हैं और रहते हैं और परिश्रम करते करते अंत में मर भी जाते हैं। अर्थात उनके जीवन में न तो कोई भौतिक सुख, न खुशी, न पैसा, न उनका परिवार, न उनकी सुरक्षा, किसी भी चीज़ का उनका ध्यान नहीं रखा जाता और न ही वो कभी अपने बारे में सोचते भी हैं। तो वो कितने अनसेल्फिश हैं। फॉर अदर पीपल्स कंट्री, लिव एंड डाई फॉर अदर पीपल्स कंट्री, अर्थात वो जीते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और मर भी जाते हैं। किसके लिए? दूसरे लोगों के देश के लिए। अदर पीपल्स कॉन्टिनेंट्स, दूसरे लोगों के कॉन्टिनेंट्स माना खंड, महाद्वीप के लिए। अदर पीपल्स लिबर्टीज़, दूसरे लोगों की स्वतंत्रताओं के लिए। एंड अदर पीपल्स हैप्पीनेस, और दूसरे लोगों की खुशी के लिए वो ये सब करते हैं। द वर्कर्स हैव नो लिबर्टीज़ ऑफ देयर ओन, वर्कर्स के पास खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, अर्थात उनके जीवन में कोई आज़ादी कि वो कुछ कर सकें अपनी मर्जी से, वो नहीं कर पाते। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर कंपेल्ड टू वर्क, वो आज़ाद नहीं होते जब उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 12 और 10 और 8 आवर्स अ डे, कहीं उनको 12 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे काम करना पड़ता है। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर इल पेड, जब उनको इल पेड, इल बना खराब, वैसे तो इल का मतलब होता है बीमार, लेकिन खराब पगार, कम पगार जब उनको दी जाती है, काम के बदले में उनको जो पे किया जाता है वो बहुत कम होता है। फॉर देयर एग्जॉस्टिंग टॉयल, एग्जॉस्टिंग माना इतना थका देने वाला वो परिश्रम करते हैं, उसके बदले में उनको इल पे मिलता है। इल पे माना बहुत कम मेहनताना मिलता है। दे आर नॉट फ्री व्हेन देयर चिल्ड्रन मस्ट लेबर इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज और स्टार्व, and when their women may be driven by poverty to lives of shame, और वो तब तक आज़ाद नहीं होते जब तक उनके बच्चों को कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है या फिर उनको भूखे मरना पड़ता है। और यहाँ तक कि उनकी पत्नियाँ या उनके घरों में जो स्त्रियाँ हैं उनको गरीबी का जीवन जीना पड़ता है। ड्राइवन बाय पॉवर्टी टू लाइव्स ऑफ शेम, यहाँ तक कि उनको शर्मनाक ज़िंदगी भी जीनी पड़ती है। दे आर नॉट फ्री व्हेन दे आर क्लब्ड एंड इम्प्रिजन्ड बिकॉज दे गो ऑन स्ट्राइक फॉर अ रेज ऑफ वेजेस एंड फॉर द बेसिक जस्टिस दैट इज़ देयर राइट एज ह्यूमन बीइंग्स। वो तब तक आज़ाद नहीं है, वो तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक कि उनको बांधा गया है या उनको इम्प्रिजन किया गया। इम्प्रिजन माना कैदियों की तरह उनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि दे गो ऑन स्ट्राइक फॉर अ रेज ऑफ वेजेस। अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी सैलरी, वेज का मतलब होता है पगार, रेज माना बढ़ाना, तो अपनी पगार बढ़ाने के लिए जब वो हड़ताल करते हैं तो उनको बंदी बना लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड फॉर द बेसिक जस्टिस, और वो जो आधारभूत अपने लिए न्याय मांगते हैं उसके बदले में, उनको न्याय देने के बदले या उनकी पगार बढ़ाने के बदले उनको कैद कर दिया जाता है, उनको बंदी बना दिया जाता है, जो कि
मतलब न्याय मांगना और अपनी पगार बढ़ाना मतलब जो वो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में उनको उतना ही काम के बदले में उनको न्यायोचित जो मेहनताना मिलना चाहिए उसकी मांग करने के बदले में उनको गिरफ्तार होना पड़ता है, जो कि उनका क्या है एज अ मतलब एक इंसान होने के नाते ये सब मांगना, न्याय मांगना और उचित मेहनताना मांगना, ये उनका क्या है, अधिकार है, वो जन्म सिद्ध अधिकार है उनका, फिर भी उनको बंदी बना लिया जाता है। तो ये हम लेसन अभी यहीं तक इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और अगला जो है पार्ट वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। 2 मिनट उठो।